बीएससी मैथमेटिक्स की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप श्रेणी हल मेथड द्वारा किसी भी अवकल समीकरण को हल कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए बेसिकली ये आपके सामने एक अवकल समीकरण दिया है d2y/dx2 प्लस xy इज इक्वल टू 0। अब आपको बेसिकली इस जो अवकल समीकरण है इसका आपको हल ज्ञात करना है। ओके, तो आप इसका जो हल है वो बेसिकली श्रेणी हल मेथड द्वारा, बेसिकली ये जो लिखा हूं मैंने श्रेणी हल द्वारा अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना, ये बेसिकली श्रेणी हल द्वारा ये जो लिखा है ये एक प्रकार की विधि है। मतलब आपको ये वाला जो अवकल समीकरण दिया है इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है श्रेणी हल विधि द्वारा। ओके, तो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले आपको जो भी अवकल समीकरण दिया है उसे आपको पहचानना रहता है कि वो किस कोटि का है बेसिकली। तो यदि यहां पर मैं बात करूं ये वाला जो आपका अवकल समीकरण दिया है ये है आपका द्वितीय कोटि का। किस कोटि का अवकल समीकरण है, बेसिकली द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है। अब द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है 2 लिखा है, जैसे लिखा रहता है dy/dx, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है। और यदि 1 है तो इसकी कोटि क्या हो गई, प्रथम कोटि की हो गई। लेकिन यहां पर d2y/dx2 लिखा है, मतलब d के ऊपर 2 की घात है, मतलब ये द्वितीय कोटि का हुआ। यदि d के ऊपर 3 की घात होती तो ये किसका होता, तृतीय कोटि का अवकल समीकरण होता। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है आपका। तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, ये आप पहचान गए कि द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण होता है। अब बेसिकली जो आपका द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण होता है ये आपने पहचान गए, ये वाला क्वेश्चन द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय कोटि का कोई भी अवकल समीकरण हो उसका मानक रूप क्या होता है। ओके, तो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है p0x d2y/dx2 प्लस p1x dy/dx प्लस p2x इंटू y इज इक्वल टू 0। कोई भी द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण हो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है p0x d2y/dx2 प्लस p1x dy/dx प्लस p2x इंटू y इज इक्वल टू 0। हाँ, ये भी द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, ये द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का मानक रूप है। तो अब हमें बेसिकली p0x p1x और p2x की वैल्यू निकालना है कि आपके p0x की वैल्यू क्या है, p1x की वैल्यू क्या है और आपके p2x की वैल्यू क्या है, क्योंकि बेसिकली द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण का मानक रूप ये है और बेसिकली इसी से आपका ये बना है। हाँ, तो बेसिकली हमें p0x की वैल्यू, p1x की वैल्यू, p2x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बेसिकली p0x क्या है आपका, यदि हम यहां पर बात करें तो d2y/dx2 के सामने जो भी होता है, d2y/dx2 के सामने जो भी होता है वो p0x होता है। अब यहां पर d2y/dx2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या कुछ नहीं है, नहीं, यहां पर क्या है आपका 1 है, बेसिकली क्या है आपका 1 है। ओके, तो यहां पर p0x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1, मतलब कि इस समीकरण के लिए p0x की वैल्यू कितनी है 1 है। उसके बाद p1x की वैल्यू देखते हैं। अब d2y/dx2 के आगे तो 1 लिखा था तो p0x की वैल्यू 1 हो गई। अब यहां क्या dy/dx लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा। अब dy/dx नहीं लिखा है तो p1x की वैल्यू भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, इसलिए p1x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, d2y/dx2 प्लस ये यहां पर क्या लिख सकते हैं 0 इंटू dy/dx प्लस xy बराबर 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d2y/dx2 के स्थान पर d2y/dx2 xy बराबर 0, बस dy/dx आ गया, 0 आ गया, 0 इंटू dy/dx कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 का प्लस यदि मैं इसमें करूंगा तो आपका प्लस xy आएगा, आपका ये बन जाएगा। मतलब कि बेसिकली इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। हाँ, अब यदि हम यहां से देखें तो आपका p1x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि dy/dx के आगे जो भी रहता है वो p1x होता है। यहाँ पर dy/dx के आगे 0 है, मतलब p1x की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। अब बेसिकली हमें p2x की वैल्यू निकालना है। p2x क्या होता है, बेसिकली y के सामने जो भी होता है, y के सामने जो भी होता है वो होता है p2x। तो p2x की वैल्यू कितनी निकल गई, x निकल गई। तो यदि कोई भी आपको द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया जाता है और उसका यदि आपको हल ज्ञात करना रहता है तो आपको सबसे पहले उसमें पहचानना है p0x की वैल्यू क्या है, p1x की वैल्यू क्या है और p2x की वैल्यू क्या है। ओके, उसके बाद बेसिकली आपको करना क्या है, आपको p0x में x के स्थान पे 0 रखना है। हाँ, किसमें, p0x में x के स्थान पे क्या रखना है 0, x के स्थान पे 0 और इसकी वैल्यू निकालना है। तो यदि मैंने p0x की वैल्यू जो कि 1 है इसमें यदि x के स्थान पे 0 भी रख दिया तो वैल्यू तो 1 ही रहेगी। वैल्यू 1 क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ तो बेसिकली x है ही नहीं, x तो केवल p0
x में जो x है वहां पर है, तो हम यहाँ पर x के स्थान पे जैसे 0 लिखेंगे तो भी ये 1 1 ही रहेगा, 1 से कुछ बदलेगा नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा रहता 1 इंटू एक्स रहता, ये वैल्यू सपोज हम मान लेते हैं 1 इंटू एक्स रहता, तो x के स्थान पे 0 लिखे तो यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। 1 इंटू 0 कितना हो जाता, बेसिकली आपका 0 हो जाता। हाँ, लेकिन यहां पर जैसे मैं इसमें जो कि बेसिकली क्या दिया आपका p नॉट एक्स इज इक्वल टू 1, जैसे मैं यहां पर x के स्थान पे 0 लिखूंगा तो ये 1 का 1 ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। ओके, तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि यदि मैं p नॉट एक्स में x के स्थान पे 0 भी रख देता हूं, p नॉट एक्स में x के स्थान पे 0 भी रख देता हूं तो वैल्यू 1 की 1 ही होगी, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी। तो बेसिकली यहां पर इस क्वेश्चन के लिए यदि मैं बात करूं तो x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। बेसिकली कौन सा पॉइंट हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। हाँ, हमेशा रखना जो भी द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है उसके लिए यदि आप p नॉट एक्स की वैल्यू निकालते हैं और p नॉट एक्स में यदि आप x के स्थान पे 0 रखते हैं और x के स्थान पे 0 रखने पर भी p नॉट एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, 0 के बराबर नहीं होती है। हमने p नॉट एक्स के स्थान पे x के स्थान पे क्या लिखे, 0 लिखे, तब भी आपकी वैल्यू 1 ही रही है, 0 के बराबर नहीं हुई 0 के बराबर, मतलब x बराबर 0 पर p नॉट एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो रही है, मतलब x बराबर 0, ये इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको अवकल समीकरण दिया जाएगा बेसिकली द्वितीय कोटि का, उसके लिए आपको p नॉट एक्स की वैल्यू निकालना है। p नॉट एक्स के लिए आपको ऑर्डिनरी पॉइंट फाइंड करना है। यदि आपको ऑर्डिनरी पॉइंट मिल जाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें यदि हम p नॉट एक्स में x के स्थान पे 0 भी रखें तो वैल्यू 0 के बराबर ना आए, तो उस पॉइंट को कहा जाता है ऑर्डिनरी पॉइंट। यहां पर हमने x के स्थान पे 0 रखे तब भी हमारा बेसिकली p नॉट एक्स की वैल्यू 1 ही रही, 0 नहीं हुई, मतलब x बराबर 0 क्या हो गया आपका ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। ओके, अब इतना आपने पहचान लिए तो बेसिकली हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त कर ली, हमने जानकारी प्राप्त की कि द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है और इसके लिए x बराबर 0 बेसिकली क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। ओके, तो बेसिकली x बराबर 0 आपका यदि ऑर्डिनरी पॉइंट है किसी द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण के लिए तो उसका जो सामान्य हल होता है वो होता है बेसिकली y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an प्लस डैश 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 डैश। ओके, तो बेसिकली जो भी आपको द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है इसका जो हल होता है वो होता है y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 an प्लस डैश 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 डैश। ओके, तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन का क्या ज्ञात करना था, हल ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन का हल क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ओके, अब x की वैल्यू तो हमें पता है वो तो x ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर a1 a नॉट a2 a3 an की वैल्यू क्या होगी वही हमें पता लगाना है। बस हम क्या करेंगे, ये जो आपका a नॉट a1 a2 a3 है इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे अभी और बस उन a नॉट a1 a2 a3 की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे और हमारा बेसिकली हल हमें ज्ञात हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो अब हमारा पूरा फोकस होगा a नॉट a1 a2 a3 का मान ज्ञात करने के लिए। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले y आपने निकाल लिए, अब आपको निकालना है dy बाय dx। अब बेसिकली dy बाय dx क्या होता है, dy बाय dx का मतलब होता है कि आपको y का x के सापेक्ष अवकलन करना है, आपका y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो जैसे हम बेसिकली y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बेसिकली क्या होगा, देखो यहाँ जो a नॉट a1 a2 a3 ये कांस्टेंट वैल्यू है और यदि a नॉट आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो कितना होता है आपका 0 होता है प्लस बेसिकली a1x। अब हमें a1x का क्या करना है, अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब a1x में a1 कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेंगे और x का अवकलन क्या होता है आपका 1 होता है बेसिकली। ओके, प्लस उसी प्रकार से a2x स्क्वायर में a2 क्या है आपका कांस्टेंट है तो उसे हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे और x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है बेसिकली आपका 2x होता है प्लस a3x क्यूब में बेसिकली a3 क्या कांस्टेंट है तो उसे हम बाहर ले लेंगे और x क्यूब का अवकलन क्या होता है 3x स्क्वायर होता है प्लस डैश 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 प्लस an xn में an क्या है आपका कांस्टेंट है उसे हम बाहर ले लेंगे और बेसिकली xn का अवकलन कितना हो जाएगा n xn माइनस 1 प्लस डैश 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 चलता रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिए, dy बाय dx की वैल्यू निकाल लिए। अब हम थोड़ा इसे अच्छे से कर लेते हैं, ये आपका 0 हट जाएगा, a1 इंटू 1 कितना होता है आपका a1 ही होता है। ओके, प्लस देखिए a2 इंटू 2x, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2a2x लिख सकते हैं इतना। अब बेसिकली a3 3x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3a3x स्क्वायर लिख सकते हैं।
प्लस डैश प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं आपका एन ए एन एक्स एन माइनस वन, और ये कहां तक चलता जाएगा आपका सो ऑन। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, बेसिकली d2y बाई dx2 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, d2y बाई dx2। और d2y बाई dx2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, dy बाई dx का फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो आपका dy बाई dx है, इसका आपको फिर से अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो आपको प्राप्त हो जाएगा d2y बाई dx2। ओके, तो हम ये जो है इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो a1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, प्लस 2a2x, यहां जो आपका 2a2x है, इसमें 2a2 क्या कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा बाहर, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3a3x स्क्वायर में 3a3 क्या आपका बेसिकली कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अवकलन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हो जाएगा आपका 2x, प्लस डैश प्लस n x n माइनस 1 में n क्या है, कांस्टेंट है। ओके, अब बेसिकली x n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 x n माइनस 2, ये हो जाएगा, प्लस डैश चलता जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जब हमने इसका x के सापेक्ष अवकलन किए तो d2y बाई dx2 प्राप्त हुआ, जो कि बेसिकली इतना है। अब यदि 0 को मैं इन सब में जोड़ूंगा तो 0 अपने आप हट जाएगा, 2a2 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, बेसिकली 2a2 हो जाएगा, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6a3x, यहाँ क्या आ जाएगा 6a3x आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर डैश चलता रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, n माइनस 1, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ n माइनस 1 और क्या लिख लेता हूँ an x n माइनस 2 प्लस डैश सो ऑन चलता जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने किस किस की वैल्यू निकाल ली, आपके y की वैल्यू, जो कि हमें बेसिकली हमने खुद माने ये आपका हल है। उसके बाद हमने इसकी सहायता से dy बाई dx निकाले, उसके बाद हमने d2y बाई dx2 निकाले। अब ये जो आपका dy बाई dx है, d2y बाई dx2 है, और y की वैल्यू आपको ये जो अवकल समीकरण आपको दिया है उसमें रखना है। बेसिकली ये जो आपके तीनों वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू को आपको उठा के कहां पर रखना है, ये जो आपका अवकल समीकरण दिया है वहां पर रखना है। ओके, तो हम रखते हैं, तो d2y बाई dx2 के स्थान पे ये रखना है, तो रखते हैं यहाँ पर 2a2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 6a3x प्लस डैश बेसिकली प्लस n माइनस 1 an x n माइनस 2 प्लस डैश चलता जाएगा। ओके, d2y बाई dx2 की वैल्यू रख दिए, प्लस अब ये वाला जो आपका x है इसे हम जैसा का वैसा लिख देते हैं। ओके, अब y की वैल्यू क्या है आपकी, y की वैल्यू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश प्लस an xn प्लस डैश, ये बंद हो जाएगा। x था, y की वैल्यू रख दिए इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे यदि dy बाई dx का काम ही नहीं पढ़ना था तो dy बाई dx हमने निकाले क्यों। बेसिकली कुछ क्वेश्चन में dy बाई dx की रिक्वायरमेंट होगी और कुछ क्वेश्चन में dy बाई dx की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब यदि यहाँ पर dy बाई dx की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं तो हमने dy बाई dx क्यों निकाले फिर, तो देखो बेसिकली हमें d2y बाई dx2 की जरूरत थी, और d2y बाई dx2 तभी निकलेगा जब हम dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x फिर से। ओके, तो इसलिए हमने सबसे पहले y से पहले dy बाई dx निकाले, क्योंकि हमें d2y बाई dx2 ज्ञात करना था, तो उसके लिए dy बाई dx हमें ज्ञात होना था, इसलिए हमने y से dy बाई dx निकाले और इसका फिर से अवकलन किया तो हमें d2y बाई dx2 हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जैसे हमने d2y बाई dx2 और यहाँ पर y की वैल्यू को पुट कर दिया। यदि यहाँ पर dy बाई dx भी रहता तो हम dy बाई dx की वैल्यू भी क्या करते, बेसिकली पुट करते। ओके, अब बेसिकली इसे क्या कर लेते हैं आगे हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जो आपका लिखा है इज इक्वल टू, इसे जैसा का वैसा रख देते हैं, 2a2 प्लस 6a3x प्लस डैश प्लस n माइनस 1 an x n माइनस 2 प्लस डैश, इसके बाद प्लस अब क्या करते हैं, ये जो आपका x है इसका अंदर इंटू करते हैं, तो कितना हो जाएगा x इंटू a0 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा a1 x इंटू एक्स कितना होता है आपका x स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a2 x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है x क्यूब, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा a3 x इंटू एक्स क्यूब कितना होता है x रेज़ टू द पावर 4 प्लस डैश प्लस an, यहाँ पर क्या दिया है xn, और यहाँ पर x का इंटू करूँगा तो क्या हो जाएगा xn प्लस 1 प्लस डैश
इज इक्वल टू 0। बस हमने क्या किया है इस स्टेप में, ये जैसा का वैसा लिखा और यहाँ पर हमने x का अंदर इंटू करा दिए और इज इक्वल टू 0 जैसा का वैसा। अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर बेसिकली गुणांकों की तुलना करनी है। बेसिकली यहां पर हमें जो आपका x0 है उसके गुणांक की तुलना करनी है, जो x है उसके गुणांक की तुलना करनी है, जो x² है उसके गुणांक की तुलना करनी है। इसी प्रकार से जो आपका xn है उसके भी गुणांक की तुलना करनी है। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x0 के गुणांक की तुलना करेंगे। अब बेसिकली x0 के गुणांकों की तुलना करना है। x0 का गुणांक का मतलब होता है x0 के सामने जो भी लिखा होता है उसे कहते हैं x0 का गुणांक। अब x0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब हमें जिसमें x नहीं है उसके गुणांकों को 0 के बराबर करना है। बेसिकली किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। हाँ, तो बेसिकली यहां पर क्या आपका x लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा, तो हमें इस 2a2 को लेना है प्लस यहां पर x लिखा है तो इसे ले नहीं सकते, यहां पर भी x है तो इसे हम ले नहीं सकते बेसिकली, और यहां पर भी x है तो यहां में से हम किसी को भी नहीं ले सकते। तो बेसिकली यहां पर हम 2a2 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। हमें करना क्या है, x0 x⁻1 x⁻2 इसी प्रकार से x⁻n के गुणांकों की तुलना करनी है और किससे करनी है, 0 के बराबर करना है। मतलब कि हमें जितने भी आपके गुणांक है x0 x0 x1 x2 x3 इनके गुणांकों को 0 के बराबर करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम x0 के गुणांकों को 0 के बराबर कर रहे हैं। x0 मतलब कि 1, मतलब कि जिसमें भी x नहीं होगा उसके हमें गुणांक को 0 के बराबर करना है। तो यहां पर केवल x इसके पास नहीं था तो इसके गुणांक को हमने 0 के बराबर कर दिए, तो ऐसे हमें a2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, बेसिकली 0 प्राप्त हो गई। और यही तो करना था हमें, मैंने बताया था ना y बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x3 प्लस an ये हमारा क्या है, आपका सॉल्यूशन है इसका, मतलब बेसिकली इस अवकल समीकरण का हल वो है। उसमें हमें a0 a1 a2 की वैल्यू चाहिए थी, तो बेसिकली हमें a2 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हमने x0 के गुणांकों की तुलना कर लिए, अब हम x1 के गुणांकों की तुलना करेंगे। x1 के गुणांक मतलब क्या होता है, आपका x के गुणांकों की तुलना करेंगे। हाँ, तो ये जो a2 की वैल्यू इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, a2 इज इक्वल टू 0। अब हम किसके गुणांकों की तुलना करेंगे, x के गुणांकों की। तो बेसिकली x का गुणांक मतलब x के सामने जो भी लिखा हो, तो x के सामने क्या लिखा है, 6a3 लिखा है, प्लस ये तो x की घात 1 के गुणांक नहीं है, मतलब ये तो x का गुणांक नहीं है, तो x की घात n-2 का गुणांक है। बेसिकली हमें x का गुणांक चाहिए, तो यहां पर x a0 है, मतलब x का गुणांक क्या है, बेसिकली a0। तो यहां पर क्या आ जाएगा, a0 इज इक्वल टू 0। पहले हमने x की पावर 0 के गुणांक को 0 के बराबर किया, अब हम x की पावर 1 के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे। तो 6a3 प्लस a0 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, बेसिकली आपके a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से a3 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, a3 इज इक्वल टू माइनस का a0 डिवाइड बाय 6 निकल जाएगी। बेसिकली a3 की वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a0 को इधर भेज देंगे, प्लस का a0 जब इधर होगा तो माइनस का a0, और यहाँ पर क्या बचा रहेगा 6a3। अब 6a3 गुणे में इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, भाग में, तो यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का a0 बाय 6 आ जाएगी। तो a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई, इतनी आ गई। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर अब हम आपके यहाँ पर a3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस का a0 डिवाइड बाय 6। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे, उसके बाद x की पावर 3 के गुणांक को 0 के बराबर करेंगे। इस प्रकार से करने जाएंगे तो हमें उतना नहीं करना है, हमें बेसिकली हमें a2 जो है उसकी वैल्यू मिल गई, a3 की वैल्यू मिल गई, हमें कोई भी वैल्यू निकालना है, कोई भी दो वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली xn के गुणांक की तुलना करना है। पहले हम x0 के गुणांकों की तुलना करेंगे, उसके बाद x की घात 1 के गुणांकों की तुलना करेंगे, उससे जो भी मान निकलेगा उसे हम ऐसे अलग से लिख लेंगे। उसके बाद हमें x2 के गुणांकों की तुलना नहीं करना है, हमें सीधे करना है xn के गुणांक की तुलना। xn के गुणांक की तुलना अर्थात xn के गुणांक को 0 के बराबर करना है। तो यदि हम बात करें यहाँ पर xn का गुणांक दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, तो हम फिर कैसे ज्ञात करेंगे, बेसिकली तो xn-2 का गुणांक दिया है, यहाँ पर xn+1 का गुणांक दिया है, हमें xn का चाहिए, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो बेसिकली यहाँ पर क्या था, x⁻0 था, यहाँ पर 0 से बढ़ के क्या हो गया 1, इसके बाद क्या होता है 2। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आपका n-2। अब आप बता सकते हैं n-2 के बाद क्या आएगा, बेसिकली n-2 के बाद आएगा आपका x⁻n-1, x⁻n-1 आएगा। n-2 के बाद क्या आएगा, x⁻n-1, उसके बाद क्या आएगा, x⁻n आएगा। बेसिकली क्या आएगा, x⁻n। अब बताओ यहाँ पर x⁻n-2 को मुझे यदि x⁻n में बदलना है तो मुझे n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा,
तो यहां पर मुझे n के स्थान पे रखना पड़ेगा n+2। क्यों? देखो रख के दिखाता हूं मैं। ये आपका n-2 है, n के स्थान पे केवल n के स्थान पे हम क्या रखते हैं? n+2 रखते हैं। हाँ, तो n के स्थान पे मैंने n+2 रखा और ये -2 आपका जैसा का वैसा, 2 से 2 कैंसिल, x⁻² क्या मिल जाएगा आपका? n मिल जाएगा। हाँ, तो यदि मुझे xn-2 को बेसिकली यदि मुझे xn में बदलना है तो n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? n+2। n के स्थान पे मैं जैसे मैं n+2 रखूंगा तो मुझे x⁻n मिल जाएगा और उसके गुणांक भी प्राप्त हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली आपका इस n के स्थान पे क्या रख देंगे? n+2। इस n के स्थान पे क्या रख देंगे? बेसिकली आपका n+2 और ये -1 और ये आपका इस n के स्थान पे भी n+2 और यहाँ पर इस n के स्थान पे n+2 -2। ओके, तो +2 से -2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, आपका बचेगा xn। हाँ, +2 -1 कितना होता है आपका? +1 होता है। ओके, तो यहां से बेसिकली हमें क्या मिल गया? xn के ये वाला जो पद था उससे हमें xn का जो पद है वो क्या मिल गया? n+2 n+1 an+2 xn और बेसिकली हमें xn के गुणांक को 0 के बराबर करना है। तो ऐसे xn का गुणांक क्या आ गया आपका? n+2 n+1 an+2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं n+2 बेसिकली n+1 an+2। बेसिकली हमें xn का केवल गुणांक को 0 के बराबर करना है, तो इसको हम क्या कर देते हैं? बेसिकली हटा देते हैं प्लस। अब हम क्या करते हैं? यहां से बेसिकली हमें xn का, ये वाली सीरीज से तो हमने xn का गुणांक निकाल लिया, अब ये वाली सीरीज से हम xn का गुणांक निकालेंगे। हाँ, तो यदि हम यहां से xn के गुणांक की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? xn+1 है। xn+1 है तो इसके बाद क्या आएगा? xn+2। इसके बाद क्या आएगा? xn+3। xn+1 के पहले क्या आएगा? जैसे 4 के पहले 3 आया, 3 के पहले 2 आया, वैसे n+1 के पहले क्या आएगा? सही बोल रहे हैं आप, xn+1 के पहले आएगा आपका xn। हाँ, और यदि मुझे n+1 को बेसिकली n में बदलना है तो n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? आपको n के स्थान पे रखना पड़ेगा n-1। रख के देखते हैं x, बेसिकली n के स्थान पे क्या रखते हैं? n-1 और आपका +1 जैसा का वैसा, +1 से -1 कैंसिल, आपका केवल क्या बचेगा? xn बचेगा। मतलब यदि मुझे xn+1 को xn में चेंज करना है तो मुझे n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? n-1 रखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? n के स्थान पे n-1 रख दूंगा। तो मैं n के स्थान पे n-1 रख दूंगा, x n के स्थान पे क्या रख दूंगा? n-1 और ये क्या हो जाएगा आपका? +1। -1 से +1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बेसिकली xn का जो पद आ जाएगा ये वाली दूसरी वाली श्रेणी में, बेसिकली उसमें क्या आ जाएगा? an-1 xn। तो बेसिकली हमें xn के गुणांक से मतलब है, तो यहाँ पर xn का गुणांक क्या है? an-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। बेसिकली हमें क्या करना था? xn के गुणांकों को 0 के बराबर करना था। अब यहाँ से हमें क्या करना है? an+2 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? an+2 की वैल्यू निकालना है। चाहे तो an-1 की वैल्यू निकाल सकते, बात वो भी सही है। यहाँ से हम an+2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से an+2 की वैल्यू बेसिकली आपकी क्या निकल जाएगी? ये बेसिकली प्लस का an-1 जब इधर जाएगा तो माइनस का an-1 डिवाइड बाय बेसिकली an+2 के गुणे में ये सब ही है, ये जब इधर जाएंगे तो गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएंगे? भाग में। तो n+2 इंटू बेसिकली क्या हो जाएगा आपका? n+1 आपका हो जाएगा। हाँ, तो यहां से आपके an+2 की वैल्यू कितने आ गए? माइनस का an-1 डिवाइड बाय n+2 n+1। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? हम आपका रिकरेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? आपका रिकरेंस फॉर्मूला कहते हैं। हाँ, तो बेसिकली आपको एग्जाम में यही निकालना रहता है। यदि आपने इसे निकाल दिए, इसके बाद नहीं भी किए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, कर भी सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या आपका रिकरेंस फॉर्मूला है। अब बेसिकली ये जो आपका रिकरेंस फॉर्मूला आया है, अब आप इसकी सहायता से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी की भी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? यहां पर जैसे देखो an+2 दिया है, अब यहां से आपको a2 की वैल्यू निकालना है। बेसिकली an+2 से यदि आपको a2 की वैल्यू निकालना है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको बेसिकली n के स्थान पे 0 रखना पड़ेगा। रख के देखते हैं, n के स्थान पे 0 रख दो, 0 + 2 बराबर माइनस का a। n के स्थान पे 0 रख दो, 0 - 1 डिवाइड बाय n के स्थान पे 0 रख दो, 0 + 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 + 1। अब a 0 + 2 क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा, माइनस का a 0 - 1 क्या हो जाएगा? -1 डिवाइड बाय 0 + 2 2, 0 + 1 1। ओके, 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है। अब देखो a-1 क्या हमारे पास था? नहीं, हमारे पास क्या था? a0 a1 a2 a3 a4 ये सभी था, a-1 नहीं था। मतलब कि हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें n = 0 नहीं रख सकते। n = 0 रखेंगे तो हमें a क्या मिलेगा? -1 मिलेगा, जो कि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अब हम n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। यहाँ पर n के स्थान पे 1 रखते हैं,
n के स्थान पे यहाँ पर 1 रखते हैं, n के स्थान पे 1, n के स्थान पे 1, देखो n के स्थान पे 1, n के स्थान पे 1, n के स्थान पे 1, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा आपका बेसिकली 3 हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 + 1 कितना होता है आपका 3 + 1 + 1 कितना होता है 2, 3 × 2 कितना होता है 6 होता है। और यदि आप गौर करें तो यहाँ से आपको A3 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, माइनस का A0/6 प्राप्त हुई है। और इस फॉर्मूले से भी आपको बेसिकली A3 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, माइनस का A0/6 प्राप्त हुई। मतलब ये जो आपने रिकरेंस फॉर्मूला बनाए हो वो बिल्कुल आपका सही है। इसकी सहायता से अब चाहे आप A4 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। A4 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा, n के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा, n के स्थान पे आपको 2 रखना पड़ेगा, n के स्थान पे 2 रखना पड़ेगा, n के स्थान पे बेसिकली आपको 2 रखना पड़ेगा। तो माइनस का 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 जा क्या होता है आपका 12 होता है। तो A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का A1 डिवाइड बाय 12 आ जाएगी। हाँ, तो यहां से आपके A4 की भी वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली आपका माइनस का A1/12 आ गई। तो इस रिकरेंस की फॉर्मूला की सहायता से आप A5 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A5 की वैल्यू ये निकालने के लिए n के स्थान पे 3 रखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 रखो 3 रखो, 3 + 2 5, 3 + 1 4, 5 × 4 कितना होता है आपका 20 होता है। यहाँ पर 3 रखो, 3 - 1 कितना होता है आपका 2 होता है। तो ऐसे A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का A2 डिवाइड बाय 20 हो जाएगी। अब A2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी, 0 प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पर हम A2 के स्थान पे क्या रख देंगे 0, तो माइनस का 0/20, 0/20 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है बेसिकली। तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपके A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब इस रिकरेंस फॉर्मूले में आप n की अलग अलग मान रखकर आप A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको रिकरेंस फॉर्मूला एग्जाम में लिखकर आना होता है। अब बेसिकली हमें क्या करना था, आपका जो y बराबर था, y बराबर क्या था A0 + A1x + A2x² + A3 क्या हो जाएगा आपका x³ हो जाएगा, प्लस डैश डैश प्लस AN प्लस डैश डैश चल रहा था। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बेसिकली हमें हल ज्ञात करना था। ये वाले क्वेश्चन का हल ये था, इसमें हमें A0 A1 A2 A3 की वैल्यू चाहिए थी। अब हमने किस किस की वैल्यू निकाल चुके हैं, A0 की तो वैल्यू हम नहीं निकाल पाए, लेकिन हम A1 की भी वैल्यू नहीं निकाल पाए बेसिकली। लेकिन हम A2 की वैल्यू निकाल पाए जो कि कितनी है 0 है। हम A3 की वैल्यू निकाल पाए जो कि कितने माइनस का A0/6 है। जो हम A4 की वैल्यू निकाल पाए जो कि माइनस का A/12 था। हम A5 की वैल्यू निकाल पाए जो कि 0 था। तो बस हमें क्या करना है, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन के हल की, ये जो आपको क्वेश्चन दिया था इसका जो हल आ जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, y बराबर A0 की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई A0 लिख सकते हैं, प्लस A1 की भी वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हुई तो A1 जैसा कैसे लिख सकते हैं, प्लस प्लस क्या हमें A2 की वैल्यू प्राप्त हुई, बिल्कुल प्राप्त हुई। A2 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 0 × x²। उसके बाद क्या हमें A3 की वैल्यू प्राप्त हुई, बिल्कुल कितनी प्राप्त हुई है, माइनस का A0 बाय क्या था आपका 6 और ये क्या था आपका x³। इस प्रकार से प्लस डैश इसको आप सो ऑन कर सकते हो। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका हल हो जाएगा। आपने यदि एग्जाम में यहाँ तक करके आ गए यहाँ तक बेसिकली, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो जो आपके बीएससी सेकंड ईयर की एग्जाम होती है या बीएससी के आप किसी भी ईयर में यदि श्रेणी हल द्वारा आप किसी भी बेसिकली द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का हल देखते हैं बेसिकली ऑर्डिनरी पॉइंट पर, तो उसको हल करने का जो तरीका होता है वो आज के वीडियो में हमने सीखा। उसका जो बेसिकली हल होता है वो ये होता है, इसमें आपको A0 A1 A2 A3 की वैल्यू निकालना रहता है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो y है इसकी सहायता से dy/dx निकालते हैं, उसके बाद d2y/dx निकालते हैं, उसकी वैल्यू को समीकरण में पुट करते हैं। वहां से हम बेसिकली फिर आपके x की जो घात 0 है, x की घात 1 x की घात 2 इस प्रकार से x की घात n के गुणांक को 0 के बराबर करते हैं। वहां से हम आपका रिकरेंस फॉर्मूला निकालते हैं। रिकरेंस फॉर्मूला की सहायता से हम A1 A2 A3 इन सब की वैल्यू निकालते हैं और वापस उससे हम इसी में पुट कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा हल बेसिकली प्राप्त हो जाता है।